हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम करवाने वाले हैं जो कि आपका केमिस्ट्री का सबसे अंतिम चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, जो कि है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसको हम लोगों ने दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। जो भी थ्योरी वाला पार्ट था वो सभी को हमने कंप्लीट करवा दिया है और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों इसी चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर दोस्तों पूछे जा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए, या दोस्तों कोई भी अगर एग्ज़ाम है तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि पिछले साल के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए दोस्तों हमको वो सारे क्वेश्चंस को करना ज़रूरी होता है। तो हम दोस्तों आज इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे क्लास में तो ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करवा पाएंगे, लेकिन आपको दोस्तों हम लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का एक लिस्ट देंगे इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा दोस्तों और आप लोग से हो भी जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन दोस्तों अभी तक हम लोगों ने थ्योरी में नहीं कवर किया था वो क्वेश्चंस को अभी इस क्लास में हम आपको डिस्कस कर देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन है दोस्तों, वो सभी आपको हम सीरीज में बता देते हैं। और जो क्वेश्चन आपका हमने करवा दिया है थ्योरी वाले पार्ट में तो वो आपको हम बता देंगे कि इसको हमने थ्योरी में कवर कर दिया है, आप लोगों से जो है सो हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है डोबेराइनर का ट्रिक नियम लिखना है, तो ये चीज़ आपको हमने अच्छे से समझा दिया है। डोबेराइनर का एक स्पेशल जो है सो तो हमको एक वीडियो में दोस्तों हमने सिर्फ और सिर्फ डोबेराइनर के बारे में बताया था। डोबेराइनर वाला आपसे हो जाएगा। डोबेराइनर का ट्रिक नियम, इसमें किस नियम के आधार पे इसने अपना जो बनाया था पीटी यानी कि पीरियोडिक टेबल, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। दूसरा है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है ये भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। एक दोस्तों आपका है उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु यहीं से है आपका, इसी चैप्टर में उपधातु के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उपधातु किसे कहते हैं। दोस्तों जो हम समझते हैं कि उपधातु होता क्या है दोस्तों, ठीक है। तो वैसा तत्व जिसका गुण धातु और अधातु के गुणों के क्या होता है, धातु और अधातु के गुणों के बीच जिसका गुण होता है उसी को हम लोग कहते हैं उपधातु। इसका कुछ एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे यहाँ पे सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक उपधातु है। इसी तरह से यहाँ पे बोरॉन और जर्मेनियम ये सभी उपधातु हैं। तो दोस्तों उपधातु आप लोग को बस इसका कुछ एग्जाम्पल याद कर लेना है। और दोस्तों ये धातु और अधातु के बीच वाले जो जिनका मतलब कि जिनका गुण क्या होता है, धातु और अधातु के गुणों के बीच का गुण होता है, इसी को हम लोग कहते हैं अधातु कहते हैं, सॉरी उपधातु कहते हैं, ठीक है। उपधातु यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया। अगला है मेंडलीफ के आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में डिफरेंस लिखना है। तो ये चीज़ आपको हमने करवा दिया है, आप लोग इसका जो है सो आंसर खुद से लिख सकते हैं। लास्ट में हम देंगे एक लिस्ट ये सभी क्वेश्चंस का, जो कि आप लोग को यहाँ पे जो है सो लास्ट में आप लोग वीडियो पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग नहीं भी लिखिएगा तो यहाँ पे भी आप लोग लिखते हुए चल सकते हैं, लेकिन लास्ट में उसका लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न ये है आपका कि आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्ग किसे कहते हैं। आवर्त किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों हमने समझा दिया था कि आवर्त सारणी में जो क्षैतिज यानी कि जो आपका वर्टिकल जो पंक्तियाँ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आवर्त। और जो यहाँ पे दोस्तों लास्ट के क्लास में हमने आपको समझा दिया था कि जो वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि दोस्तों जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्व स्तंभ, ऊर्ध्व स्तंभ को हम लोग बोलते हैं। इसको दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको आवर्त बोल देते हैं। और दोस्तों जो आपका क्षैतिज लाइन होता है, क्षैतिज लाइन को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं समूह यानी कि ग्रुप। आगे दोस्तों लघु आवर्त किसे कहते हैं। लघु आवर्त जिसमें तत्वों का संख्या क्या हो, पहले 3 आवर्तों में तत्वों की संख्या कम होने के कारण उन्हें लघु आवर्त कहा जाता है। देखिए फर्स्ट में 2 तत्व है, सेकंड में 8, थर्ड में 8,
तो ये तीनों को यहाँ पे क्या कहा जाता है, तीनों को यहाँ पे लघु आवर्त भी कहा जाता है। कई बार दोस्तों पूछा जा सकता है कि लघु आवर्त किसे किसे कहा जाता है। तो पहला जो आपका यहाँ पे क्या है, आवर्त है, फर्स्ट आवर्त, सेकेंड आवर्त और थर्ड आवर्त। यानी कि आवर्त को हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आवर्त को, तो आवर्त को बोलते हैं पीरियड, और दोस्तों समूह को ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे दीर्घ आवर्त। अब दीर्घ आवर्त पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त किसे कहते हैं, यह आपका क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तत्वों की संख्या ज़्यादा होने के कारण चौथे से सातवें तक के जो भी आवर्त हैं इसको हम लोग क्या कह देते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। 1 से 3 तक हम लोग बोलते हैं इसको लघु आवर्त, और 4 से लेकर 7 तक जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं दीर्घ आवर्त। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान हैं, वे क्या प्रदर्शित करते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है कि जो रिक्त स्थान मेंडलीव के द्वारा छोड़ा गया था वो किस वजह से छोड़ा गया था और क्यों छोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं, ये भी आपको हमने बता दिया है कि डोबेराइनर का जो वर्गीकरण जो डोबेराइनर के द्वारा किया गया था वर्गीकरण, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं और क्यों जो है सो उसका जो सिद्धांत था वो फेल हो गया था। तो यही चीज़ लिखना है यहाँ पे। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ये है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 ही तत्वों को रखा गया है, क्यों 2 ही तत्वों को रखा गया है ये चीज़ को। तो दोस्तों आप लोग को आप लोग अगर स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पढ़ाया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्रथम जो आपका जो पहला जो कक्षा था, ठीक है, फर्स्ट कक्ष में कितना आवर्त को हम लोग रख सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही को रख सकते थे, सेकेंड में 8 को और थर्ड में भी 8 को। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अगर समझ में आ गया होगा, पीछे का वीडियो अगर आप लोग देखते आ रहे होंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यही वजह है कि पहले आवर्त में यहाँ पे 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 और तीसरे आवर्त में भी 8 तत्वों को ही रखा गया है। आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं दोस्तों। पीरियोडिक टेबल आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे इस स्क्रीन पे हम लगाते हैं। देखिए पहला जो आपका आवर्त है, फर्स्ट आवर्त है, इसमें कितना है, इसमें तत्वों की संख्या कितना है, इसमें आपका 2 है, हाइड्रोजन और हीलियम है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 8 और 8 है सेकेंड और थर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है न्यूलैंड्स की जो अष्टक नियम है, ठीक है, उसकी क्या क्या सीमाएं थी। ये भी चीज़ आपको हमने करवा दिया है, इसका भी आपको जो है सो लास्ट में हम दे देंगे क्वेश्चंस, आप लोग जो है सो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं। डोबेराइनर का भी पूछ दिया दोस्तों, यानी कि जो भी चीज़ हमने पढ़ा सब कुछ यहाँ पे आपका डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ दिया गया है। देखिए यहाँ पे मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था ये किस सिद्धांत पे आधारित था, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे है मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमाएँ क्या थी। मतलब ऑलमोस्ट जो भी चीज़ हमने पढ़ा थ्योरी में सबसे आपका क्वेश्चन बना है, और सबसे मतलब कि जो सीमाएँ हम लोगों ने पढ़ा, जो सिद्धांत पढ़ा, तो सिद्धांत भी आपका पूछता है, सीमाएं भी आपका पूछता है, चाहे मेंडलीव का हो, चाहे डोबेराइनर का हो, चाहे न्यूलैंड्स का हो, सब कुछ आपका पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक भी चीज़ हम लोगों ने ऐसा पढ़ लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा एक भी चीज़ हमने नहीं पढ़ा है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की प्रवृत्तियां में परिवर्तन किस प्रकार होता है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये हम समझ लेते हैं कि आवर्त सारणी में यदि हम बाईं से दाईं ओर जाने पर जो तत्व हैं इनकी प्रवृत्तियां हैं, इनमें जो है सो परिवर्तन किस प्रकार से होता है। दोस्तों आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे तत्वों की जो धात्विक प्रवृत्ति होती है ये क्या होता है, एक तो इसका धात्विक प्रवृत्ति जो होता है ये घटता है, सेकेंड है संयोजकता में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, थर्ड है परमाणु साइज। ठीक है, परमाणु साइज यानी कि जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, या फिर एटॉमिक जो मास है, इसमें क्या होता है लगातार कमी आपको देखने को मिलेगा अगर आप लोग बायां से दायां की ओर जाइएगा। लेकिन दायां से बायां की ओर जाइएगा अगर, तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी बढ़ेगा और एटॉमिक मास भी आपका बढ़ते हुए जाएगा। आगे देखिए तत्वों के ऑक्साइड क्या हो जाते हैं,
अम्लीय होते जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। एक बार फिर से हम बोल देते हैं। पहला पॉइंट था आपका कि तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है, और सेकंड है संयोजकता में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तीसरा है परमाणु साइज, यानी कि दोस्तों यहाँ परमाणु जो कि मतलब एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास दोनों का बात किया गया है। परमाणु साइज में क्या होता है, कमी होता है। तीसरा है तत्वों के ऑक्साइड अम्लीय होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद दोस्तों हम लोग समझते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है नोबेल गैस के बारे में। हमने आपको बताया था कि नोबेल गैस को एक अलग ग्रुप में रखा गया है जो कि है ग्रुप 18, और ग्रुप 18 वाले जो भी एलिमेंट हैं इसको हम लोग नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यही आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछता है कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। इसी चीज़ को पूछा गया है कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका ये जो है सो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ये कम रिएक्टिव होता है और तत्वों की अपेक्षा। इसीलिए दोस्तों ये सभी का अष्टक जो है सो कंप्लीट होता है। इसी वजह से क्या किया गया है कि ये सभी को एक अलग ग्रुप में रख दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है इसको भी देखते हैं दोस्तों। उत्कृष्ट गैस की खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई थी। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे पहले जो भी आपका नोबेल गैस है उसके लिए अलग से स्पेस नहीं रखा गया था। तो मेंडलीव का जब आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा बनाया गया था तो उसी समय नोबेल गैस को अलग से रखा गया था। ठीक है, और जो ये गैसें हैं ये क्रियाशील बहुत मतलब कम होती हैं या नहीं के बराबर होती हैं। ठीक है, इसीलिए मेंडलीव जो है सो क्या किया था कि इसको जो है सो एक मतलब आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना जो है सो इसको मतलब एक अलग जो है सो समूह में रख दिया था, क्योंकि इनका गुणधर्म देखा कि अलग है और जो एलिमेंट्स है उससे काफ़ी अलग है। तो इसको एक अलग जो है सो ग्रुप में मेंडलीव ने रख दिया था। आगे अगला जो प्रश्न ये है आवर्त सारणी के विशिष्ट लक्षणों को लिखें। आवर्त सारणी के विशिष्ट लक्षण कौन कौन है, आपको क्या क्या लगता है इसमें विशिष्ट लक्षण, ये आप लोग जो है सो लिखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है यहाँ पे दोस्तों आपका कुछ और क्वेश्चन हम बता देते हैं जिसका आप लोग जो है सो खुद से उसको लिखिएगा। क्वेश्चन सिर्फ हम उसका आपको नोट्स दे देते हैं, क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका एक और है कि आवर्त सारणी के प्रथम तत्व में ये आपका हो चुका है, और अगला आपका यहाँ पे है लगभग आपका सभी क्वेश्चन हो चुका है। एक आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर यहाँ पे कहता है कि परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम तथा परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर की संयोजकता क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। तो इसको हम आपको जो है सो ये क्वेश्चन दे देंगे, इसका आपको हम सॉल्यूशन करके और उसका आंसर आपको नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो बताना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें आपका सोल्व करना होगा। आगे दोस्तों एक आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपका यहाँ पे कहेगा कि एक तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 और 2 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, तो आपको पूछेगा कि इस तत्व का परमाणु संख्या क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे 288 और 2 है तो सबको ऐड कर देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो निकल के आ जाएगा। तो हम लोग ऐड करते हैं 8 2 8 8 और 2, तो 2 8 10 हो गया, और फिर 8 और 2 10, यानी कि 20 हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। इसके बाद अगला पूछा है संयोजकता। तो इसका संयोजकता जो होता है ये होता है आपका लास्ट का जो मतलब सबसे मतलब बाहरी कक्षा में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजकता। तो कितना होगा 2882, तो 2 इसका हो गया संयोजकता। आवर्त इसमें पूछेगा कि किस आवर्त में हम लोग इसको रखेंगे, तो इसको हम लोग चौथा आवर्त में रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम ये पता लगाते हैं, क्योंकि 2 रहेगा तो पहला आवर्त, और 2 8 रहेगा तो दूसरा आवर्त, 288 ये रहेगा तो तीसरा आवर्त, और उसके बाद जाएगा तो चौथा पांचवा, ये ऐसे आपका बढ़ते जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि तत्व ए की वर्ग संख्या क्या है। वर्ग संख्या पूछा है, कौन सा ग्रुप में इसको हम लोग रखेंगे, तो इसको हम लोग दूसरा वाला सेकेंड वाला ग्रुप में इसको रखेंगे।
अगला है तत्व ए धातु है या अधातु, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपका कैल्शियम के बारे में, सॉरी यहाँ पे 20 आपका है, तो आपका जो है 20 इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये धातु होगा, ठीक है। 20 जिसका एटॉमिक नंबर होता है ये आपका धातु होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मतलब कि दिया गया है, और ऐसे क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, वो सभी आप लोग कर लीजिएगा। और आपको एटॉमिक नंबर अगर 20 तक 30 तक याद है तो आप लोग से हो जाएगा, क्योंकि 20 से 30 के बीच में ही दिया जाता है, ज़्यादा आपको जो है सो आगे वाले एलिमेंट का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो 20 से 30 के बीच में ही होता है, मैक्सिमम जो होता है ये 20 तक ही होता है। 20 से 30 तक के मतलब 20 के बाद जो 30 तक है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। दोस्तों आपको जो है सो अभी आगे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा ये चैप्टर से, और ये जो आपका चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये आपका जो है सो आज समाप्त हो जा रहा है। और कल से दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे, बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी हम लोग जो है सो कल से देखेंगे। आगे स्क्रीन पे आप लोग देखिए, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से। और ये सारे क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट जो हैं सबको जो है सो अपने नोट्स में इसको शामिल करना है, और इसका आंसर अच्छे तरीके से अपने शब्दों में लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं आएगा, और ये चैप्टर में मेनली ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें आपको जो भी स्टडी करना है ये आपको जो है सो किससे संबंधित है, सारे कुछ आपका जो है सो पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है सो यहाँ पे सब कुछ जो है सो इस चैप्टर में से क्लियर हो गया होगा। और आप लोग जो है सो एक बार क्या कीजिए कि आपने बुक को पढ़िए, ठीक है। आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसको स्टडी कीजिए, वो स्टडी करना आपके लिए जो है सो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग उसको भी स्टडी कर लीजिए, और जो भी क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी के बुक में है उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। बस उसको देख लेना है, और कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपसे नहीं बनेगा तो आप लोग जो है सो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के उस क्वेश्चंस को लिख दीजिए वहाँ पे। और कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में ये चीज़ अवश्य लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।